कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस नेतृत्व के भीतर जारी खींचतान की चर्चाओं पर बीजेपी नेता बूढ़ा नरसैया गौड़ ने कड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में कहीं भी हो, उसका मूल उद्देश्य सत्ता और पैसा ही होता है और कर्नाटक में जो स्थिति बनी है वो उसी राजनीति का परिणाम है। गौड़ ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस हो या देश के किसी भी हिस्से में, कांग्रेस का मतलब ही सत्ता और पैसा है। सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच जो तनाव है वो कोई वैचारिक या विकास संबंधी मतभेद नहीं, बल्कि सिर्फ पैसे और सत्ता की लड़ाई है। अब तक राहुल गांधी और सोनिया गांधी दोनों नेताओं को अलग रखकर ये देखने की कोशिश करते रहे हैं कि दोनों में से कौन उन्हें ज्यादा पैसा भेज सकता है। बीजेपी नेता ने कहा कि इस अंदरूनी खींचतान का सीधा असर कर्नाटक के शासन और अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक की स्थिति अराजकता में बदल चुकी है, आर्थिक अस्थिरता बढ़ रही है और विकास पूरी तरह नीचे की ओर जा रहा है। ऐसे में राज्य की जनता को यह निर्णय लेना होगा कि वे किस तरह की सरकार चाहती है। सूनर और लेटर कर्नाटक कांग्रेस से मुक्त होगा, ये समय की बात है। गौड़ ने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक राजनीति ने कर्नाटक के प्रशासनिक फैसलों को अपंग कर दिया है और जनता को इसका बोझ उठाना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि राज्य में कांग्रेस सरकार अपनी ही खींचतान, भ्रष्टाचार के आरोप और नेतृत्व संकट के कारण धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और ये माहौल विपक्ष के बजाय खुद कांग्रेस ने तैयार किया है। Congress in Karnataka or anywhere in the country stands for power and paisa. The tussle between Siddaramaiah ji and DK Shivakumar ji is only the struggle between the paisa and power. And so far, Rahul Gandhi and Sonia Gandhi is able to keep both of them apart and give a competition between them who will send them lot of paisa. The Karnataka state has plunged into chaos with economic instability and the growth has nosedived. It is a time for the entire population of the Karnataka to decide by voting Congress anywhere is like writing their own doom. Sooner or later, the Karnataka is going to get rid of Congress or with or before elections. कर्नाटक की राजनीति में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच राज्य के मंत्री प्रियांक खड़गे ने विपक्ष के आरोपों और बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार पूरी तरह स्थिर है और किसी भी तरह का आंतरिक विवाद नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विपक्ष, विशेषकर बीजेपी, बिना कारण मुद्दों को अनावश्यक रूप से हवा दे रही है। प्रियांक खड़गे ने कहा, बीजेपी वाले कुछ भी कह सकते हैं, उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन हमें समझ नहीं आता कि उन्हें इतनी चिंता क्यों हो रही है। हम यहाँ जनता के मुद्दों को हल करने के लिए बैठे हैं, न कि विपक्ष की बयानबाजी का जवाब देने के लिए। हम एक चुनी हुई, वैध और स्थिर सरकार है और हमारा पूरा ध्यान विकास, कल्याणकारी योजनाओं और प्रशासन को बेहतर बनाने पर है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस सरकार में किसी तरह का मतभेद नहीं है और सरकार पूरी तरह एकजुट होकर काम कर रही है। हमारे भीतर कोई समस्या नहीं है जिसे हल करने की जरूरत पड़े। खड़गे ने कहा, ये सिर्फ विपक्ष द्वारा बनाई गई कहानियां हैं। वे हर कुछ दिनों में नया मुद्दा खोज लेते हैं क्योंकि उनके पास जनता से जुड़ा कोई ठोस कार्यक्रम या एजेंडा नहीं है। प्रियांक खड़गे के इस बयान के बाद कर्नाटक में राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्म हो गया है, लेकिन मंत्री का कहना है कि सरकार विधानसभा चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान करते हुए जनता के हित में निरंतर काम करती रहेगी। No, but they say that in this situation, why are they so worried? Because they say they cannot address the public issue if the issue is not resolved. Who is addressing? We are here to address public issues, not them. We are the elected government. We are the elected party. But being opposition, they say they have responsibility also. Let them raise relevant issues. We will answer. So will this issue be resolved in Delhi, sir? Both of There are no issues only to resolve. बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य पर्यटन विभाग कई नई पहलें कर रहा है। इसी क्रम में पर्यटन विभाग ने यात्रियों को एक अनोखा और विलासितापूर्ण अनुभव प्रदान करने के लिए 2 नए कारावैन मनवाए हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए बिहार पर्यटन विभाग के मैनेजर रत्नेश कुमार ने बताया कि आने वाले समय में पर्यटकों की यात्रा का अंदाज पूरी तरह बदलने वाला है। रत्नेश कुमार ने कहा कि हमने चंडीगढ़ से 2 नए कारावान का ऑर्डर किया है। इनका रजिस्ट्रेशन का कार्य अभी प्रक्रिया में है और बहुत जल्द ये सेवाएं शुरू की जाएंगी।
हमारी कोशिश है कि इन वैन को ऑल इंडिया परमिट मिले ताकि कोई भी पर्यटक इसे भारत के किसी भी कोने में ले जा सके, चाहे वो हिमालय का सफर हो, राजस्थान का रेगिस्तान या दक्षिण भारत के समुद्री तट। उन्होंने किराए और उपयोग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा की। कारावैन का किराया 75 रुपये प्रति किलोमीटर होगा। प्रतिदिन न्यूनतम 250 किलोमीटर का उपयोग आवश्यक है, यानी लगभग 20,000 रुपये में आप एक दिन के लिए शानदार यात्रा का लुत्फ उठा सकते हैं। ये उन यात्रियों के लिए बेहतरीन विकल्प है जो परिवार या दोस्तों के साथ सड़क मार्ग से आरामदायक और निजी यात्रा करना चाहते हैं। रत्नेश कुमार ने बताया कि इन वैन में आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो इसे एक चलता फिरता 5 स्टार होटल बना देती हैं। इसमें विशेष सुरक्षा व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और अंदर की सुविधाएं किसी चलते फिरते 5 स्टार होटल जैसी हैं। इसमें बेड, मॉड्यूलर किचन, वॉशरूम, प्रीमियम इंटीरियर, साउंड सिस्टम, आरामदायक सीटें और तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं ताकि पर्यटक पूरी सुरक्षा और आराम के साथ यात्रा कर सकें। उन्होंने बताया कि पर्यटन विभाग का उद्देश्य बिहार को देश और दुनिया की पर्यटकों के लिए और आकर्षक बनाना है। कारावैन सेवा से पर्यटन के नए सेगमेंट, रोड ट्रिप और कस्टम टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। किस तरह की फैसिलिटीज पर्यटन विभाग ने 2 कैरावैन अभी चंडीगढ़ से मंगवाया है, JCVL को टेंडर देके। तो अभी हम लोग इसका रजिस्ट्रेशन और जो भी प्रक्रिया है, कागजी प्रक्रियाओं में लगे हुए हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन और परमिट आ जाएगा, इसका हम लोग ऑल इंडिया परमिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये गाड़ी फिर इंडिया में किसी भी कोने में अगर पर्यटक लेके जाना चाहें तो लेके जा सकते हैं। अभी ये पूरा बिहार में मतलब अभी रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फिर परमिट लगेगा, उसके बाद इसका उद्घाटन करके पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी। इसका दर भी आ चुका है 75 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से, 250 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आपको चार्ज किया जाएगा। तो उसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब करीब, जैसे अगर आपको यहाँ से राजगीर जाना है तो आपको करीब मोटा मोटी 20,000 रुपये में टैक्स के साथ एक पूरी फैमिली या 2 फैमिली लेके जा सकते हैं और 20,000 रुपये में आप इस कैरावैन का लुत्फ उठा सकते हैं। क्या कुछ इसमें खास फैसिलिटी इस कैरावैन में? खास फैसिलिटी तो इन्होंने बता ही दिया है। सीट सारे जो भी है, रिक्लाइनर है, 360 डिग्री मूवेबल्स हैं, प्लस हम लोगों ने बेड दिया है, उसमें भी 2 ऑर्थो बेड दिया है। जिनको बैक पेन रहता है उनके लिए हम लोगों ने ऑर्थो बेड दिया है, कि जिनको बैक, प्लस टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, बाथरूम्स हैं, किचन है, माइक्रोवेव है, फ्रिज है, प्लस सिक्योरिटी रीजन से हमारे सारे CCTV भी। चलता फिरता 5 स्टार होटल डेफिनेटली इसको कह सकते हैं आप 5 स्टार होटल। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रत्नेश कुमार हुआ, मैं मैनेजर ट्रांसपोर्ट। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम को लेकर की गई टिप्पणी पर भारतीय राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। इसी क्रम में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पाकिस्तान पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मानवाधिकारों पर टिप्पणी करने का कोई नैतिक अधिकार पाकिस्तान को नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कहा, पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां हिंदुओं और सिखों को वर्षों तक अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जहां अहमदिया समुदाय, आगा खानी, शिया मुसलमान और बलूच तक सुरक्षित नहीं है, वही देश आज मानवाधिकारों की बात कर रहा है। ये बेहद विडंबनापूर्ण है। और ये बयान भी ऐसे दिन आया है जब भारत 26/11 के मुंबई आतंकी हमले की बरसी मना रहा है। उस हमले में पाकिस्तान से भेजे गए आतंकवादियों ने भारत के 170 से अधिक निर्दोष नागरिकों की जान ले ली थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बयान न सिर्फ भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप है, बल्कि ये वही पुराना राजनैतिक ढर्रा है जिसके माध्यम से वो भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं को निशाना बनाता है। पूनावाला ने आगे कहा, ऐसी बयानबाजी सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं आती। भारत के भीतर भी कुछ नेता और कुछ राजनीतिक दल इसी प्रकार की भाषा बोलते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि वे लोग भी उसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं जो हिंदुत्व, राम मंदिर, भगवान राम के अस्तित्व और ध्वजारोहण जैसे सांस्कृतिक आयोजनों का विरोध करने के लिए बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण का कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक आस्था और परंपरा से जुड़ा हुआ प्रतीकात्मक आयोजन है और इसका राजनीतिकरण करना अनुचित है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि पाकिस्तान को पहले अपने देश में व्याप्त कट्टरता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और आतंकवाद के ढांचे को खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद ही वो किसी अन्य लोकतांत्रिक देश के धार्मिक कार्यक्रमों पर टिप्पणी करने की स्थिति में होगा। इस पूरे विवाद के बाद भारत पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव पर फिर से चर्चा तेज हो गई है और भारत के राजनीतिक गलियारों में शहजाद पूनावाला की प्रतिक्रिया को लेकर व्यापक चर्चा चल रही है। Calling it hypocritical. What's your reaction, sir? देखिए, पाकिस्तान मानव अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकार पर किसी और को संदेश दे,
ये तो ऐसे हो गया जैसे ओसामा बिन लादेन शांति का संदेश दे, या कोई शराबी नशा मुक्ति का संदेश दे, या कोई शैतान कुरान और गीता का पाठ पढ़ाए। भाई पाकिस्तान अपना मुंह देखता है कि नहीं आईने में? मतलब जिस पाकिस्तान में हिंदुओं का नरसंहार कर दिया गया, सिखों का नरसंहार कर दिया गया, हिंदू सिख छोड़ो, वहां पे आगा खानी, अहमदिया, शिया, इन लोगों के खिलाफ हर रोज कोई बम फट जाता है, बलूचियों को मारा जाता है, वो पाकिस्तान मानवाधिकार की बात कर रहा है। और किस दिन पर? 26/11 के दिन पर, जिस दिन पर उन्होंने सबसे ज्यादा आतंकी भेजकर भारत में आतंकवादी हमला करवाकर मुंबई में 170 से ज्यादा मासूम लोगों की जिंदगी ली, वो मानवाधिकार का पाठ पढ़ा रहा है। पर उनके पूरे वक्तव्य को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसा वक्तव्य भारत में भी सुनाई देता है। हिंदुत्व के खिलाफ जहर, इस्लामोफोबिया छा गया, राम मंदिर के खिलाफ जहर। अब ऐसा लगता है कि यहां के भी कुछ विपक्ष के नेता वही स्क्रिप्ट फॉलो करते हैं क्या? स्क्रिप्ट वहां से आती है, डायलॉग डिलीवरी यहां से चलती है। तो पाकिस्तान को तो भारत सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है, परंतु यहां पर जो पाकिस्तान के सुर से सुर मिलाते हैं, 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, बालाकोट स्ट्राइक पर, बाकी सारे मुद्दों पर, कम से कम उनको तो कम से कम देखना चाहिए कि उनकी स्क्रिप्ट हिंदुत्व के खिलाफ, राम मंदिर के खिलाफ, प्रभु श्री राम के अस्तित्व के खिलाफ, ध्वजारोहण के खिलाफ कितनी। भारत को 2030 में होने वाले सेंचुरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी मिलने की तैयारियां तेज हो गई हैं। अहमदाबाद में इन खेलों के आयोजन की घोषणा को लेकर खेल जगत में उत्साह का माहौल है। इसी संदर्भ में प्रसिद्ध कुश्ती कोच मनोज ढांडकर ने खुशी जताते हुए कहा कि ये भारतीय खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय होगा। मनोज ढांडकर ने कहा, हम सब बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी भारत करने जा रहा है। जब खेल अपने देश में आयोजित होते हैं तो स्थानीय दर्शकों का समर्थन खिलाड़ियों के आत्मविश्वास को कई गुना बढ़ा देता है। माहौल अनुकूल होने से प्रदर्शन पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने 2010 के दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स का उदाहरण देते हुए कहा, 2010 में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत दूसरे स्थान पर रहा था। वो हमारे खिलाड़ियों के लिए एक ऐतिहासिक साल था। मुझे उम्मीद है कि 2030 में हम और भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। ढांडकर ने विशेष रूप से कुश्ती और शूटिंग जैसे खेलों पर भरोसा जताया। कुश्ती और शूटिंग दोनों ही खेलों में भारत की पकड़ मजबूत रही है। मुझे इन दोनों से बेहद उम्मीदें हैं। इस बार खिलाड़ियों के पास अपने कौशल को दिखाने का बिल्कुल सुनहरा मौका है। घरेलू माहौल, बेहतर सुविधाएं और मजबूत तैयारी निश्चित तौर पर हमारे प्रदर्शन को ऊंचे स्तर पर ले जाएंगी। उन्होंने आगे कहा कि भारत में खेल संरचना लगातार बेहतर हो रही है और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स देश की खेल प्रतिभा को अगले स्तर तक पहुंचाने का माध्यम बनेंगे। देखिए कि 2030 जो अहमदाबाद में कॉमनवेल्थ गेम्स का ऑर्गेनाइजेशन इंडिया को मिला है, ये देश के लिए और खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। एंड एक हमें होम क्राउड्स का फायदा मिलता है। दूसरा, दिल्ली में देखा कि आपने कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया की ओवरऑल 2nd पोजीशन थी। हमेशा आप देखते होंगे कॉमनवेल्थ गेम्स में कभी 3rd पोजीशन, कभी 4th पोजीशन रहती है। तो इससे हमारे एथलीट्स को एक तो होम ग्राउंड्स का फायदा मिलेगा। एंड कोई भी कंट्री ऑर्गेनाइज करता है तो उसके हाथ में 1-2 इवेंट्स अपने पर्सनली कराने होते हैं। तो जैसे पिछली बार जो दिल्ली 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, उसमें रेसलिंग ने सबसे ज्यादा मेडल दिए थे और शूटिंग ने सबसे ज्यादा मेडल दिए थे। तो हमें उम्मीद इन दोनों गेमों से है। इंडिया के एथलीट्स के लिए जो है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अपने देश में हो रहा है, अपना देश का होम क्राउड है, अपने देश के ग्राउंड्स हैं और ये एक हमारे सौभाग्य की बात है कि भाई हमारे देश को इतना बड़ा आयोजन मिला। असम के ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर करने की दिशा में राज्य सरकार लगातार कई बड़े कदम उठा रही है। इसी संदर्भ में असम के पंचायती एवं ग्रामीण विकास मंत्री रंजीत कुमार दास ने कहा कि सरकार की योजनाओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। रंजीत दास ने बताया, हमने असम में 8 लाख महिलाओं को लखपति बनने में सक्षम बनाया है। ये सिर्फ एक संख्या नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हमारा लक्ष्य है कि राज्य की हर महिला तक विकास का लाभ पहुंचे। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण ग्रामीण विकास की मूलधारा है और इसके बिना भारत के विकास का सपना अधूरा है। जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं करेंगे, तब तक विकसित भारत,
विकसित भारत का सपना पूरा नहीं हो सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आर्थिक गतिविधियों की रीढ़ हैं, चाहे वो स्वयं सहायता समूह हो, उद्यमिता हो या आजीविका मिशन। हमारी सरकार उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता देने के लिए लगातार नई योजनाएं लागू कर रही है। मंत्री दास का कहना है कि स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs और ग्रामीण आजीविका मिशनों के माध्यम से असम की महिलाएं अब छोटे व्यवसायों, उत्पादन इकाइयों, खेती और सेवाओं के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभा रही हैं। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी नई गति मिली है। नहीं, एक्चुअली हम लोग का जो इश्यू है, एक मेरा डिपार्टमेंट देखता हूँ और माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने अच्छा मार्गदर्शन दिया था कि हम लोग का 8 लाख अभी महिला है, उन लोग के लाखपति दे दिया है। डेट मीन्स उन लोग कमा रहा है 1 लाख रुपया कमा रहा है हर ईयर पर मंथ में उन लोग 8,000 रुपये कमा रहा है। तो मुख्यमंत्री जी बोला है जो आउट ऑफ 40 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर है, अगर 8 लाख अगर कमाएगा बाकी ने क्या करेगा। तो अभी CM ने ये हम लोग को स्कीम दिलाया है जो हर महिला को लाखपति दीदी बनाना है और इसके लिए हम लोग 10,000 रुपया पहले, उनका बाद 25,000, उनका बाद 50,000 रुपया देने के लिए प्रयास करके हर महिला को लाखपति बनाने के प्रयास। ये लाखपति बनाने क्यों प्रयास है, ये कोई बेनिफिशियरी का स्कीम नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार बोला है कि अगर हिंदुस्तान में है तो 4 जातियों है, एक है गरीब है, एक है महिलाओं है, एक है किसानों है और एक है युवक। ये 4 जातियों को जब तक हम लोग आगे ले नहीं पाएगा तब तक भारत को हम लोग आत्मनिर्भर बनाने नहीं सकेगा। क्योंकि अभी इंडियन इकोनॉमी में हम लोग जो 5th पोजीशन में है, अगले दिन 3rd पोजीशन में आएगा और अगले दिन 2045-47 में हम लोग 1st पोजीशन मिलने के लिए प्रयास कर रहा है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्गदर्शन दिया है कि महिला को आगे लेना है, किसानों को आगे लेना है, गरीबों को आगे लेना है। ये महिला को आगे लेने करके महिला का हर जिला का महिला को अगर आगे लेगा तब क्या होगा, हर जिला का महिला आत्मनिर्भर बनेगा। हर जिला का महिला आत्मनिर्भर बनने से एक जिला आत्मनिर्भर बनेगा। एक जिला आत्मनिर्भर बनने से आसाम अगले दिन आत्मनिर्भर बनेगा। अगर जब तक आसाम आत्मनिर्भर नहीं बनेगा तब तक हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने का सुयोग ही नहीं मिलेगा। इसलिए पहला जो ग्राउंड लेवल से आत्मनिर्भर करने के लिए महिला को करने के लिए प्रयास है। निश्चित रूप से प्रयास अच्छा प्रयास है, क्योंकि 40 लाख से अगर महिलाओं ने 1 लाख रुपया अगर कमाएगा तो 40 लाख इंटू 1 लाख इक्वल टू 40,000 करोड़ रुपया। असम का महिलाओं ने अगर 40,000 करोड़ रुपया कमाएगा, निश्चित रूप में अच्छा हिस्सा होगा। निश्चित रूप से हम लोग 1 नंबर में 5 नंबर लेने का जो प्रदेश को जो प्रयास है, ये सिर्फ सड़क बनाने से नहीं होगा, कोई मेडिकल कॉलेज बनाने से नहीं होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बार बार बोला है जो जब तक महिला और किसानों को हम लोग आगे नहीं बढ़ेगा तब तो असम आगे नहीं बढ़ेगा। ये प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जो बोला है सबका प्रयास, ये प्रयास से काम है, ये बेनिफिशियरी बनाने काम नहीं है। लेकिन ये बात सही है, हमको देखते हुए दूसरे स्टेट ने ये मॉडल भी कंसेप्ट किया है, एडॉप्ट किया है। उन लोग का क्या नतीजा क्या है, इंटेंशन क्या है, मेरा मालूम नहीं है। हम लोग का खुला इंटेंशन है जो अगले दिन महिला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, क्योंकि महिला को आत्मनिर्भर बनाने से भारत आत्मनिर्भर बनेगा। तो 40 लाख महिलाओं को लाखपति बनाने का प्रयास है मेरा जो सो फार माई नॉलेज गोस, अगले 3 साल आप भी खुद बोलेगा जो आउट ऑफ 40 लाख से 25-30 लाख लाखपति बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।